सो हेलो गाइस, कैसे हो? एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर। तो सुबह ही मैं फोन में था और मुझे एक आर्टिकल मिला जिसमें एनसीईआरटी सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड ने एक टॉपिक ऐड कर दिया है एंड दैट टॉपिक इज नन अदर देन सॉलिड स्टेट। अब लॉकडाउन है फिर भी टॉपिक ऐड किया गया है। मेन रीजन इज जेई में ये टॉपिक था। सो जेई में अगर टॉपिक था तो हमको पढ़ना ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ईयर निकाला था बट इस साल वापस ऐड किया गया है। एचएससी में ये टॉपिक पहले से ही था। ये टॉपिक जो है इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर जेई क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इससे आते ही हैं। नीट में भी सिमिलर वेटेज होता है इस चैप्टर का। सीईटी में भले 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे। सो इट्स अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं इज पानी का स्टेट क्या है। अगर आपके दिमाग में आया लिक्विड तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप गलत हो। सॉलिड गलत हो, गैस गलत हो। लिक्विड का पानी का कोई स्टेट ही नहीं होता क्योंकि पानी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। वो आइस जैसा भी एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर जैसा भी एग्जिस्ट कर सकता है एंड वो स्टीम जैसा, वेपर जैसा भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो दुनिया में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो सिर्फ एक स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। वो टेम्परेचर के हिसाब से it could be a Bose-Einstein condensate, it could be a liquid, it could be a solid, it could be a gas, it could be plasma, but हर एक चीज जो है वो अलग अलग स्टेट में होगा। सो इसीलिए जो रेंज है हमको पढ़ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। आपने गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ऑलरेडी पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड सिलेबस में। तो क्या फर्क है सॉलिड, लिक्विड और गैस में? मुझे लगता है द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज जो सॉलिड स्टेट है उसका स्ट्रक्चर। मीनिंग सॉलिड स्टेट जो है एक फिक्स स्ट्रक्चर रखता है, एक फिक्स शेप रखता है। लिक्विड में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लिक्विड में कोई शेप नहीं होता, वो अपने आप ढल जाता है कोई भी शेप में। गैस तो दूर दूर तक कोई शेप नहीं होल्ड करता, लेकिन सॉलिड हमेशा एक शेप होल्ड करता है एंड वही है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। सो अगर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है तो पहले क्लासिफिकेशन तो पढ़ लेते हैं। नाउ ऑफ कोर्स द क्लासिफिकेशन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। One which we know as crystalline solids, right? हमने ये crystalline solids पढ़ा है। The second type of solids is non-crystalline, या मैं एक better word इसके लिए यूज कर सकता हूं, that is, my dear friends, आपने मेरे साथ सोच ही लिया होगा, that is called as amorphous. Now, what is the meaning of morph? सुना है? The Greek god morphed into this, that. So morph is taking shape. Amorph मतलब क्या होगा? No shape. इसका मतलब है जो नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें शेप या स्ट्रक्चर नहीं होगा। गलत। पहले ये अंडरस्टैंडिंग जरूर थी, साइंटिस्ट को लगता था जो पाउडर है उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर उस इट शुड नॉट होल्ड अ शेप, राइट? बट जब पाउडर हम लोग रखते हैं तो पाउडर को ऐसे एक पिरामिडल शेप आ जाता है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि सॉल्ट का एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। सो क्यों होता है? क्योंकि उसमें शेप है। सर फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? ये क्रिस्टलाइन और ये नॉन क्रिस्टलाइन में फर्क बस इतना है कि यहां पे जो अरेंजमेंट है, यहां पे जो स्ट्रक्चर है, दैट इज अ रिपीटेड स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें भी स्ट्रक्चर है, बट फर्क बस ये है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट नहीं होता। सो दैट मीन्स इट्स अ नॉन रिपीटेड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से एक बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आता क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होते जा रहे हैं तो इजीली वो टूट जाते हैं। बट अगर स्ट्रक्चर सेम आते जाए तो स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा एंड वो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी स्टडी इट अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। द फर्स्ट वन इज आयोनिक सॉलिड्स। The second one is called molecular solids. The third, it's called covalent solid. सुना है आपने covalent solid के बारे में? And the last one are called metallic solids.
मतलब हमको पढ़ना पड़ेगा। देखो ये पहला वीडियो जो है बहुत थियोरेटिकल है, बट आगे का चैप्टर जो है सुपर इमेजिनेटिव है, आपको बहुत मजा आने वाला है। हम बहुत सारे शेप स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं, फाड़ू धमाल होगा। आयोनिक सॉलिड्स पे आता है, तो व्हाट डू यू थिंक पहला चीज दिमाग में क्या आया? पहला चीज दिमाग में आया रहेगा नमक, Na+Cl- कटायन, अनायन। तो आयनिक सॉलिड्स में हमेशा याद रखो देयर विल बी अ पॉजिटिव फॉलोड बाय अ नेगेटिव, meaning there will always be a cation and an anion involved. Now what is the force which is holding it together? The force will always be ionic bond. Okay, so yahan pe the force of attraction will be ionic. Now ये जो ionic bond है उसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो बहुत सिंपल रहेगा। Na+ के बाजू में होगा Cl-, उसके बाजू में होगा Na+, उसके बाजू में होगा Cl-। अब जो नीचे आएगा दिस हियर देयर विल बी अ Na+, यहां पे होगा Cl-, यहां पे होगा Na+, यहां पे होगा Cl-। अगर कंटिन्यू करेंगे तो लेयर वापस ऐसा ही होगा, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब मेरे को बताओ ये जो NaCl है इसमें हर Na+ के बाजू में कितने Cl's है? मतलब ये सर ये तो सामने सामने दिख रहा है, 4 है, 6। देख बेटा तू चपटा नहीं है, मैं चपटा नहीं हूं। ये वीडियो भले ही चपटा है लेकिन पूरी दुनिया 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनली अगर हम लोग सोचे तो Na के सामने एक Cl होगा और Na के पीछे एक Cl होगा। तो हर एटम के बाजू में 6 अलग अलग एटम्स आ सकते हैं, एंड ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट यहां पे हमने ये समझ लिया कि आयनिक सॉलिड्स का बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आयोनिक। अच्छा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा दैट विल बी हाई। एंड अगर मैं बात करूं एक और चीज की, दे विल बी ब्रिटल, बिकॉज NaCl कहीं पे भी टूट सकता है। ओके, दे विल बी हार्ड। जैसे नमक को आप अगर हाथ पे दबा दो, हाथ से पिंच करो, तो आपके हाथों में देयर आर शेप्स दैट आर ड्रॉन इनटू, मतलब होल्स नहीं, लेकिन एक शेप आ जाता है आपके उंगलियों पे। वो क्यों आता है? क्योंकि इट्स हार्ड बट एट द सेम टाइम इट कैन ब्रेक अपार्ट। ओके, सो इट इज हार्ड येट ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है? इजीली टूट सकता है। ओके, सो ब्रिटल भी होता है। Now, when I talk about molecular solids, what is the difference between molecular and covalent? अगर यहां पे आयनिक बॉन्ड होगा तो यहां और यहां दोनों जगह पे होगा covalent bonds. So ये molecular solid जो है, भले ही molecular नाम दिया है, but they will be covalently bonded, या फिर मतलब मैं बोल सकता हूं the bond would be covalent. अब अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो कैसे टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे? सिंगल, डबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यार? देखो सॉलिड स्टेट जो होता है ना, वो शेप स्ट्रक्चर क्यों पकड़ता है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से चिपकता है। अब ये जो चिपकता है उस फोर्स को हम लोग इंट्रामोलिकुलर नहीं बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर। अगर आप यहां पे देखो, एक NaCl जो है इज अट्रैक्टेड टू अनदर NaCl बिकॉज Cl- है, Na+ है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है? जैसे अगर बात करो ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, तो व्हाई विल इट स्टिक टू अनदर कोवैलेंट कंपाउंड? baffles me, right? baffles you also. So let us understand क्या है। आपने पढ़ा था the force holding it together is weak van der Waals forces. guys ये आपने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, then there was hydrogen bonded, London forces. So there were many van der Waals forces. अब यहां पे the interesting fact is it is further classified into 3 parts. That is, the first is polar solids या फिर polar molecular solids. अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब क्या? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड्स है, ये जो स्ट्रक्चर्स है, वो डाइपोल होंगे, मतलब उनमें पोलर चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl जो है यू नो फेमसली फॉर बीइंग डाइपोल, उसमें एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, लेकिन कटायन आयन नहीं होता। डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव होता है। समझ में आया?
अगर आगे बात करें तो दूसरा होगा नॉन पोलर सॉलिड्स. व्हेन आई टॉक अबाउट नॉन पोलर सॉलिड्स, क्या होगा नॉन पोलर? नॉन पोलर वेयर देयर इज नो टाइप ऑफ पोलर नेचर, देयर इज नो पॉजिटिव एंड नो नेगेटिव एंड. फॉर एग्जांपल CO2. सर CO2 तो गैस है ना. ड्राई आइस सुना है? ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने बोला था हर एक चीज जो है कोई ना कोई टेम्परेचर पे तो सॉलिड होगी, कोई ना कोई टेम्परेचर पे लिक्विड होगी, कोई ना कोई टेम्परेचर पे गैस होगी. तो CO2 जो है, ड्राई आइस जो है, इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल व्हिच इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. अगर मैं लास्टली बात करूं, देयर इज अनदर टाइप जो बहुत फेमसली पता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड. तो अगर आपको पता है वाटर में अगर आपने सुना है कि ये तो आपने सुना होगा कि यार आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट होता है. आपने देखा भी होगा, आपने पीते वक्त नोटिस भी किया होगा, आइस हमेशा ऊपर ही फ्लोट होते रहता है. क्यों? अ सॉलिड शुड बी मोर डेंस देन अ लिक्विड, बट यहां पे क्या हो रहा है? देयर इज लेस डेंसिटी. ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O जो होता है, उसमें H प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, और आइस में ये बॉन्ड्स कुछ ऐसे बनते हैं जहां पे H2O के बीच में या तो क्यूबिकल स्पेसेस होते हैं या तो हेक्सागोनल स्पेसेस होते हैं. मैं ज्यादा जगह नहीं है यहां पे, मैं ट्राई किया एक्सप्लेन करने का. देयर वुड बी आइदर क्यूबिक बॉन्ड्स, cubic spaces और hexagonal spaces. Okay, so hydrogen bonded compounds में हाइड्रोजन का रहना बहुत जरूरी है. I can give you an example of ammonia where there are more hydrogen bonds between H plus and N. Right. Now, next है covalent. अब इसमें भी covalent bond, इसमें भी covalent bond. फर्क बस इतना है कि यहां पे जो covalent bond होगा ये atoms पे based होगा और ये molecules पे based होगा. Meaning there will be two or more atoms. जैसे हमने देखा HCl, CO2, NH3, H2O. यहां पे there will be example I can take is graphite. So आपको अगर पता है graphite is just carbon. It's a iso याद है आपको? It's a allotrope of carbon. Now when it's a allotrope of carbon और दूसरे कार्बन के बीच में there are hexagonal planar structure. Okay, there is hexagonal planar structure और ये planar structure जो है वो repeat होते रहता है, and that is why it can be called as a crystalline solid. Okay, आपको पता ही है graphite is an exception that non-metal में भी there is a crystalline structure. Okay, so graphite आपने सुना है. आपने diamond सुना होगा. diamond में कैसा bond होता है? There is a tetrahedral bond. सो ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, रिपीट होते जाएगा, इसीलिए क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन. राइट. मेटालिक में क्या होगा? इवन वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सल्फर. आपने सुना होगा सल्फर फॉर्म्स एन SA स्ट्रक्चर. ओके, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर आपने सुना होगा इसके बारे में. अगर नहीं सुना है आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में. मेटालिक इज द लास्ट फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. मेटालिक का बॉन्ड का मतलब क्या है? मेटालिक, अब सर मैग्नीशियम और दूसरे मैग्नीशियम के बीच में क्या का बॉन्ड? किस चीज का बॉन्ड? तो दिमाग में ये सवाल तो हमेशा आएगा. तो मेटल दूसरे मेटल से क्यों चिपकता है? सोडियम क्लोरीन से चिपकता है, बहुत प्यार करता है यार पॉजिटिव नेगेटिव से. समझ में आया? वेरी गुड. देयर आर कोवैलेंट बॉन्ड्स, वैन डर वाल्स फोर्सेस. बट यार एक आयन दूसरे आयन को क्यों चिपकेगा? आयरन नहीं. ओके, Fe दूसरे Fe को क्यों चिपकेगा? एक Mg दूसरे Mg को क्यों चिपकेगा? क्वेश्चन, एंड उसका आंसर बहुत ही बढ़िया है. The answer is also giving you a clue कि why metals are such good conductors of electricity. Let me explain, right? So अगर मान लो हम लोग आयन का एक ब्लॉक रखते हैं तो बहुत सारे आयन के एटम्स होंगे. आई होप आपको समझ में आ रहा है. दिस विल बी द एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, एक दूसरे के बाजू बाजू में होंगे, चिपक के होंगे. अब ये जो आयन है, कैन आई से सर्टेन टेम्परेचर पे है, इट्स अ मेटल. नाउ व्हाई डू यू कॉल आयन अ मेटल? व्हाई इज आयन नॉट a metal? Why is it not why is it not called a non-metal? Non-metal क्यों नहीं बुलाता आयन को? क्योंकि उसके पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है,
वो इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं। सो जब आयन इलेक्ट्रॉन देता है तो अगर कोई हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तो इलेक्ट्रॉन देगा ही। तो आयन के बारे में हमको पता है कि आयन अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, एटम के बाहर जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पे, फ्री में घूमता रहेगा यहां पे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूमते होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टेकिंग द नेगेटिव चार्ज। और अगर आयन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो आयन खुद क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना रे। तो ये जो आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसकी वजह से आयन ने पॉजिटिव चार्ज लेना स्टार्ट किया, और वो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड अ नेगेटिव चार्ज। इसीलिए देयर इज पॉजिटिव नेगेटिव, एंड इसीलिए मेटल साथ में होता है। तो कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाते? नोबल मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, even mercury. These are metals which cannot lose their electrons. अच्छा, because they cannot lose their electrons क्या होता है? They are soft. Why? Because ये electrons क्या होंगे? Negligible, कम हो जाएंगे, तो there will be not much attraction. इसीलिए ये जो metallic structure है, ये जो अजीब से bonds है, इनको एक specific नाम दिया है, special नाम दिया है, and that are called as metallic bonds. Are called metallic bonds. Of course exceptions होंगे, but these are hard structures. They are strong. They have high tensile strength. इसीलिए buildings etc में यूज करते हैं. And because electrons freely roam कर सकते हैं, that is why they are good conductors. I hope आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं यहाँ पे। हमने पहले स्टार्ट किया सॉलिड स्टेट के साथ, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन हैज रिपीटेड स्ट्रक्चर, नॉन रिपीटेड स्ट्रक्चर। फिर क्रिस्टलाइन में 4 टाइप्स, आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट, मेटालिक। आयनिक में आयनिक बॉन्ड, मॉलिक्यूलर में वैन डर वाल्स फोर्सेस, कोवैलेंट में कोवैलेंट बॉन्ड्स, एंड मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड्स। एंड मॉलिक्यूलर के 3 टाइप्स, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट्स में पूछो, या व्हाट्सएप पे हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।